ये बिल्कुल नई सीरीज है और मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी अभी तक एक्सप्लेन कर रहा होगा। इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो इसमें कई ड्रैगन या सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, पर इसमें एक सिस्टम है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा अमीर बनाने वाला है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक लड़का जिसका नाम जियान है, वो कॉलेज के बाद से गेम खेलने में बिजी रहा है, जिसके बाद उसे कुछ काम नहीं मिल रहा तो उसने एक प्राइवेट नौकरी चुन ली। अब प्राइवेट नौकरी कैसे होती है ये बात हमें पहले से पता है, तो उसके साथ भी अब ऐसा ही था कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, लेकिन फिर वो उस नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर उसे एक और मौका मिलता है और वो अपने पास्ट में चला जाता है। वैसे अब आगे क्या हुआ यहाँ से, यह चीज हमें इस वीडियो को पूरा देखकर ही पता चलेगी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी जियान रोज की तरह अपने काम पर यानी कि उस कंपनी में जा रहा था जहाँ पर वो वर्क करता है। वो थोड़ा सा लेट था, लेकिन वो दौड़ते हुए सही टाइम पर पहुंच जाता है। अभी ऑफिस में आने के बाद वो काम तो कर रहा था पर ज्यादा मन नहीं लग रहा था, इस वजह से वो स्क्रीन शिफ्ट करते हुए गेम भी खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है, लेकिन बॉस उसे देख पाए इससे पहले ही वो स्क्रीन फिर से शिफ्ट कर कर काम करने लगता है। अब इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। उसकी छुट्टी शाम के 6 बजे होती है, इसलिए जैसे ही 6 बजते हैं तो तुरंत ही उठकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है जो कि उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक फाइल बनाने को कहा था, क्या तुमने वो बना दी? इस पर जियान कहता है कि आपने मुझे एक हफ्ते बाद टाइम दिया था तो मैं आराम से आपको फाइल बनाकर दे दूंगा, पर बॉस कहता है कि नहीं, मुझे वो अभी चाहिए। जियान उसे तुरंत मना कर देता है। जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भले ही उसकी नौकरी चली जाए, लेकिन वो कभी गुलामी नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि ये बस उसका एक ड्रीम था। असल में वो चेयर पर बैठा हुआ था और अपना काम फिर से करने लगा था। वो बहुत देर तक ऑफिस में बैठा रहता है और बिल्कुल बोर हो जाता है। तभी अचानक से उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जो कि उसका लक चेक करने का कह रहा था। ये मैसेज उसे उसकी किसी दोस्त ने सेंड किया था। जियान को ये बात ज्यादा सीरियस नहीं लगती, लेकिन जब वो फोन रखने वाला था इतने में ही फोन वहाँ नीचे गिर जाता है। अब जियान उस फोन को उठाने के लिए नहीं झुकता। तभी वो देखता है कि वो जो लिंक थी वो अचानक से ओपन हो चुकी थी और उसका लैक सामने आ चुका था। जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से स्क्रीन के अंदर से बहुत सारे तलिस्मान निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और अभी जिस डस्टबिन में उसका फोन गिरा था उसी डस्टबिन में एक ब्लैक होल क्रिएट होता है। जियान को अपनी तरफ खींच लेता है और कुछ देर बाद जियान को उसका दोस्त यांग नींद से जगाता है। लेकिन जब जियांग उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे जानने को मिलता है कि वो पास्ट में आ चुका है और ये उसके कॉलेज का टाइम है। जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तो अभी यहाँ उसका दोस्त यांग उससे कह रहा था कि उसकी सर अटेंडेंस ले रहे हैं, हमें चलना चाहिए। उसके वहाँ पर और भी दोस्त है क्योंकि वो होटल में है। अभी जियांग सोचता है कि ये तो कमाल हो गया, मैं पास्ट में आ चुका हूँ, इसका मतलब मैं अपना फ्यूचर फिर से एक बार क्रिएट कर सकता हूँ। वैसे यहाँ वो अपनी टीचर्स के बारे में सोच रहा था, जैसे कि वो कॉलेज के डीन है, वो कभी भी उसके अटेंडेंस नहीं लिखते हुए किसी भी दिन जियान टाइम पर क्यों ना चला जाए। और एक और टीचर है जो कि कहते हैं कि अटेंडेंस कोई मैटर नहीं करती, मतलब वो टीचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन सेमेस्टर खत्म होने के बाद जियान को पता चल चुका था कि वो बस एक्टिंग कर रहे थे, कि उन्होंने बाद में जियान को फेल कर दिया था। लेकिन अब ये चीज मैटर नहीं करती, वो पास्ट में आ चुका है। वो बहुत ही खुश था कि अब वो फिर से कुछ अलग सोच सकता है। लेकिन इसी दौरान उसके सामने सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर जो सिस्टम मैनेजर है जिसका नाम रिची है वो सामने आकर जियान से कहता है कि तुम्हें एक स्पेशल पावर मिली है, हम तुम्हें 50,000 करेंसी देंगे, मतलब वहाँ की जो करेंसी है वो देंगे और उन्हें जियान यूज कर सकता है खर्च करने के लिए या फिर कोई कंपनी क्रिएट करने के लिए। जियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी रिची अपने सामने एक स्क्रीन लाते हुए जियान के लक को स्क्रॉल करता है, जिसके बाद लक नेगेटिव में आता है। मतलब अगर जियान पैसे खर्च करेगा और उसकी कंपनी लॉस बनाएगी तो जियान को इससे फायदा होगा। अब ये सुनकर जियान और ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन नुकसान करना तो बहुत ही आसान है। वो जितना ज्यादा नुकसान करेगा उसकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ते जाएगी। अभी वो पहले खुशी के मारे डांस करता है और इसके बाद रिची से पूछता है कि मुझे आगे क्या करना है, जिस पर रिची कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें एक कंपनी बनानी होगी जिसमें तुम्हें चुनना है कि तुम क्या करना चाहते हो। जियान थोड़ा सोचता है, फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक गेम कंपनी बनाए, क्योंकि अगर गेम अच्छा नहीं होंगे तो वो चलेंगे ही नहीं। इसलिए जियान तुरंत ही हाँ करता है और कहता है कि मुझे एक गेम कंपनी बनानी है। वैसे उसने थोड़ा गलत वर्ड कह दिया था, जिस वजह से वहाँ रिची भी नाम गलत रख देता है कंपनी का, लेकिन इससे जियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो वैसे भी लॉस में जाना है। अब जियान ने यहाँ चुन लिया था कि उसे एक गेम क्रिएट करना होगा। तभी रिची उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिन का टाइम है, तुम इतने में ही एक गेम क्रिएट कर उसे पब्लिश कर सकते हो। अगर तुमने उसके बाद ये सब किया तो तुम्हारे 50,000 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे।
जाएंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम किसी को भी सिस्टम के बारे में बता नहीं सकते। जियान कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद अब जियान सोच रहा था कि आखिर 14 दिन में गेम कैसे क्रिएट करूंगा, क्योंकि गेमिंग में करीबन कई महीने लग जाते हैं। अब वहीं पर उसका दोस्त यांग आता है। जियान उससे पूछता है कि क्या हम सच में 14 दिन के अंदर किसी गेम को क्रिएट कर सकते हैं, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। अभी अभी रिसेंटली एक वेबसाइट निकली है जिस पर हम अगर किसी भी कोड के बारे में लिखते हैं तो अपने आप ही कोड जनरेट हो जाता है, जिस वजह से गेम क्रिएट करना बहुत आसान है, पर वो थोड़ा पैसे लेते हैं। अब जियान ही सुनकर खुश हो गया था। यांग के वहां से जाने के बाद वो तुरंत ही उस वेबसाइट को ओपन करता है और वहां गेम बनाना शुरू करता है। अभी वो एक ड्राइविंग गेम बना रहा था जिसमें उसने 20,000 रुपए सिर्फ एक थीम के लिए खर्च कर दिए थे, ये देखने के लिए कि वो जगह कैसी है। और अब उसे वो डेजर्ट एरिया बहुत ज्यादा पसंद आया था, इस वजह से वो एक अच्छी सी कार सेलेक्ट करता है। साथ ही फिर वहां पर जो थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं उनसे वो आसपास की चीजें जैसे सन वगैरह, नेचर वगैरह क्रिएट करता है। उसे ये गेम बोरिंग बनानी थी, इस वजह से वो इस गेम का जो फिनिशिंग टाइम है उसे 8 घंटे का कर सकता है। साथ ही उसने इसमें कुछ रेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की थी, कोई दूसरा कंप्यूटर प्लेयर्स भी नहीं है। मतलब जो व्यक्ति इसे खेलेगा वो सिर्फ अकेले ही ड्राइविंग करता रहेगा 8 घंटे तक, और फिर अगर जिसने भी इस गेम को एक बार ओपन कर लिया वो इसे हटा नहीं सकता। जियान समझ गया था कि उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब होने वाला है, ये दुनिया का सबसे बेकार गेम होगा। जियान तुरंत ही उसे क्रिएट करते हुए सेव कर देता है और उसका नाम लोनली डेजर्ट रखता है। जियान ने पूरी रात जागते हुए इस गेम को क्रिएट किया था। अगले दिन हम देखते हैं कि यांग और उसके जो बाकी दोस्त हैं वो आते हैं और कहते हैं कि जो पड़ोसी है, मतलब कि बाजू के कमरे में जो स्टूडेंट है, उन्होंने गेम के लिए चैलेंज किया है। वैसे वो एक गेम बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं, ये जियान वाला गेम नहीं है। इस गेम के दौरान वो जियान को भी इनवाइट करते हैं, पर जियान रात भर जागा था, इस वजह से वो मना कर देता है। अभी यांग बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा था क्योंकि वो लोग थोड़े से नूब प्लेयर है। यांग पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि हम गेम खेल रहे हैं, शोर हो सकता है। पर इस पर जियान कहता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में जियान ने अब से जॉब करना शुरू कर दिया है, तब से उसके पास पैसे आने शुरू हो गए हैं और साथ ही वो एंजॉय भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास टाइम की कमी थी और अब वो पैसे कमाकर टाइम बचा सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक चाओ नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है और उसका सारा कंटेंट गेम के बेसिस पर होता है। जैसे कि कौन सा गेम खराब है तो वो उसका वीडियो बनाता है और कहता है कि इस गेम को बिल्कुल मत खेलो अभी। लेकिन उसकी कोई बेकार गेम नहीं मिल रहा था, साथ ही अभी उसे कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से उसके सामने लोनली डेजर्ट रोड गेम आता है जो कि जियान ने बनाया है। यहाँ अभी वो उसे देखकर पहले तो हैरान था कि इसकी प्राइस मतलब इसे खरीदना सिर्फ 1 रुपए के बराबर है, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि ये गेम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इस वजह से अब वो उसे खेलने का डिसाइड करता है। वो उसे ओपन करता है और कार चलाना शुरू करता है। पहली चीज तो ये बेकार थी कि इसमें कोई स्टोरी नहीं थी, वो बस कार चलाया जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा बोर होने लगा था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई लगती है। वो जब पीछे मुड़ता है तो अचानक से वो आउट हो जाता है। अब वो कंट्रोल्स के थ्रू खेलना चालू करता है, पर कुछ देर में ही खेलते रहने के बाद वो गेम फिनिश नहीं हो रही थी। ये देखकर वो गेम पॉज करता है कि मैं इसे बाद में खेलूंगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था क्योंकि जियान ने रूल बना दिया था कि ये गेम पॉज नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो एक बार फिर से आउट हो जाता है। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो इस गेम को क्लियर करके रहेगा, जिसके बाद वो उसे बार बार खेलते जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए पर वो 30 मिनट या 40 मिनट के बाद आउट ही हो रहा था। तभी वो सोचता है कि इस गेम को खेलने का कोई फायदा नहीं है। वो उसे हटाने वाला था, लेकिन उस वक्त उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि एंड पॉइंट पर कोई चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें इस गेम को फिनिश करना ही होगा। जिसके बाद चाओ जो कि एक गेम एडिक्ट है, वो उस गेम को एंड करने का फैसला करता है। वो पूरे 8 घंटे तक लगातार उस गेम को खेलता रहता है और जब वो फिनिश लाइन पर पहुंचता है तो उसके माइंड में डोपामिन फील हो चुका था। यहाँ पर उसे लगा था कि कुछ तो रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन सामने लिखा था कि सक्सेसफुली तुमने अपने 8 घंटे बर्बाद कर लिए हैं, जो कि सुनकर चाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है। दूसरी तरफ अभी जियान बहुत खुश था क्योंकि उसके गेम को सिर्फ एक लड़के ने डाउनलोड किया है। वो सोचता है कि वो लड़का भी पागल है जिसने इस गेम को डाउनलोड किया। अभी वो कॉलेज में बैठा हुआ था जहाँ पर कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि लोनली डेजर्ट गेम वायरल हो रहा है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं रखा। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। घर पर आकर वो देखता है कि उसके गेम को बहुत ही ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और साथ ही साथ उसने जानने को मिलता है कि ऐसा उसे चाओ नाम के लड़के की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ऑनलाइन आकर इस गेम को गाली दी और कहा कि ये बस टाइम वेस्ट करता है क्योंकि कोई भी इस गेम को बिल्कुल ना खेले। लेकिन अब उसने ऐसा कहा तो लोग क्यूरियोसिटी में खेलने लगे। अब जियान सोचता है कि उसने तो बहुत
बड़ा नुकसान कर लिया। इस वजह से वो डिस्क्रिप्शन में लिख देता है कि जिस किसी को भी अपने पैसे वापस चाहिए वो रिफंड मांग सकते हैं, क्योंकि गेम बहुत बेकार है। पर कोई भी उसके पैसे भी मांग नहीं रहा था, क्योंकि 1 रुपया मांगने में उन्हें और ज्यादा टाइम वेस्ट करना होगा। अब तभी वहाँ पर यांग भी आता है, जो कि जियान से कहता है कि क्या हम भी वो गेम खेलें। जियान उस पर गुस्सा करते हुए उसे भगा देता है। अब हमें जानने को मिलता है कि असल में जियान के गेम को करीबन 70,000 लोगों ने डाउनलोड किया है, जिस वजह से उसे 70,000 रुपए मिल चुके थे। लेकिन अब उसने प्रॉफिट कमाया है, जिस वजह से उसको लॉस हुआ और सिर्फ 700 मिलते हैं। ये देखकर जियान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 1% था। वो सोचता है कि अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तभी रिची सामने आकर उससे बताता है कि उसे एक बार 3 लाख कॉइन मिलने वाले थे, मतलब 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिससे उसे एक और गेम डिजाइन करना है। जियान ने देखकर हैरान था कि उसने ही पहले से 50,000 में इतना परफेक्ट गेम बना लिया। 3 लाख आखिर वो खर्च कहाँ करेगा। अब तभी यांग खड़ा होकर कहने लगता है कि हमें फिर से हमारे नेबर्स को चैलेंज करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए, जिस पर बाकी सभी दोस्त भी तैयार थे। गेम फिर से शुरू होता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से हारते हैं, जिसके बाद अभी यांग को ब्लेम कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अब जियान इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन रात के टाइम उसे अचानक से आइडिया आता है कि अगर वो यांग की मदद ले एक गेम बनाने में, तो वो गेम फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यांग सच में बहुत ही घटिया गेम बनाएगा। वो रात को ही यांग को जगाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये देखकर यांग डर जाता है कि इतनी रात को जियान को क्या मदद चाहिए, इसलिए वो चिल्लाता है, जिस वजह से पूरा हॉस्टल जाग चुका था। इस वजह से जियान अभी यांग से कुछ नहीं कहता, लेकिन अब अगले दिन से वो उसके पीछे पड़ चुका था। यांग ये देखकर बहुत डर रहा था कि आखिर जियान चाहता क्या है, जिस वजह से वो वहाँ से भागता है। पर फिर जियान उसका रास्ता रोकते हुए उसे सच बताता है कि उसे एक गेम डेवलप करना है, जिसमें उसे यांग की मदद चाहिए। यांग इस पर तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि हम कभी भी एक गेम बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। पर इस चीज पर जियान कहता है कि मैंने अभी एक गेम बनाया जिसमें मैंने 3 लाख रुपए कमाए, और वो नाम भी बता देता है कि उसने ही लोनली डेजर्ट रोड गेम बनाया है। ये सुनकर यांग शॉक हो जाता है। वह कहने लगा कि तुम तो सच में एक जीनियस हो। वैसे इसके बाद वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वो किस तरह से गेम बनाएंगे, जहाँ यांग कह रहा था कि हमें पहले तो हमें कोई कोड वगैरह के बारे में जानना होगा, और इसलिए वो तुरंत ही कुछ बुक्स ले आया था जिनमें कोडिंग के बारे में लिखा हुआ है। पर जियान कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है जहाँ से हम आराम से कोड क्रिएट कर सकते हैं। अब जियान चला गया था, लेकिन यांग ने हार नहीं मानी थी। वो भी उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसको भी नींद आ जाती है। ये देखकर जियान खुश था और कह रहा था अब सक्सेसफुली मैं एक फ्लॉप गेम बना पाऊंगा। अभी जियान को डिसाइड करना था कि आखिर उसे किस तरह का गेम बनाना है। पहले वो सोचता है क्यों ना वो एक ड्राइविंग गेम ही बनाए, लेकिन फिर उसे ये भी याद आता है कि उसका अभी अभी एक गेम चल चुका है, और अगर उसने फिर से ऐसा गेम बनाया तो लोग उसे जरूर डाउनलोड करेंगे। इस वजह से अब वो मोबाइल गेम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब एक बेकार गेम बनाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। वो मार्केट में देखता है कि किस तरह के गेम चल रहे हैं और किस तरह के नहीं। उसे एक गेम कोड दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस चल रहा था। ये देखते हुए कई सारी कंपनियां ने उसकी कॉपी क्रिएट की, लेकिन वो कॉपी नहीं चल पाई क्योंकि वो कोड गेम जितनी अच्छी नहीं थी। जियान भी डिसाइड करता है कि वो एक ऐसा कोड गेम बनाएगा जो कि बहुत बेकार हो, क्योंकि जियान ने देख लिया था कि जिनके कोड गेम बेकार थे उन्होंने सच में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि वो लॉस में ही गए। इसके बाद जियान यांग को लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर वो खाना खाते हैं, और जियान कहता है कि हमें कुछ लोग चाहिए जो कि डिजाइन क्रिएट कर सकें। इसके लिए जियान बहुत ही पैसे देने की भी कहता है, जिस पर यांग कहता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम इसे सस्ते में भी काम करा सकते हैं। लेकिन जियान कहता है कि नहीं, उसके पास 3 लाख हैं जिसे वो पूरा खर्च करते हुए इस गेम को क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर वो यांग से भी कहता है कि गेम में जो क्रिएटर्स होंगे उनकी जो स्टोरी होगी वो तुरंत ही लिखनी है। यांग कहता है कि इससे तो गेम बोरिंग हो जाएगा, पर जियान कहता है कि नहीं, हमें गेम पूरी ईमानदारी से और जितनी आइडिया आ रहे हैं वो सारे अप्लाई करते हुए बनाना है, क्योंकि लोनली डेजर्ट रोड को भी मैंने बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ बनाया था। इस पर यांग हाँ कर देता है, और यांग कहता है कि अभी क्यों ना हम इस गेम को जो कैरेक्टर है उन्हें ही डेवलप करें या फिर किसी एनिमल की तरह रखे। जियान को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इससे गेम और ज्यादा खराब लगेगा। इसलिए वो तुरंत ही पहले तो यांग को जीनियस कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ और अब मैं तुम्हें हर महीने 3,000 यान यानी कि उस करेंसी की सैलरी दूंगा, जिस पर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी कार में बैठकर जा रहा था, और यहाँ उसका ड्राइवर कहता है कि लोनली डेजर्ट रोड जिसने बनाया था वो बंदा अभी एक कोड गेम बना रहा है, लेकिन ऑलरेडी कई सारे लोग कोड गेम बनाकर खेल चुके हैं और उसे कुछ और चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बार उसका गेम चल पाएगा। लेकिन ये सुनते ही वो
आदमी जो कि कार में बैठा हुआ था वो उसे नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि आखिर तुम किसी भी क्रिएटिव पर शक कैसे कर सकते हो। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि अभी यांग के साथ एक बोट पर था और वहाँ वो बात कर रहे थे कि गेम को कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए वो किसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर जियान पहले इस चीज पर रिसर्च कर रहा था लेकिन यान कहता है कि हमें किसी अच्छे आर्टिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए जो कि फेमस हो। इस पर जियान कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर हम किसी अच्छे आर्टिस्ट को लेंगे और हमारा गेम चल गया जो कि चलने ही वाला है तो ऐसे में सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर आ जाएगी, लोगों को लगेगा हमने बहुत ज्यादा मेहनत की। ये बात यांग को सही लगती है। वैसे अब वो वहाँ से लौट आते हैं तो जियान थोड़ी रिसर्च करते हुए एक लड़के के बारे में पता लगाता है। वो लड़का असल में 24 कैरेक्टर्स डिजाइन करता है लेकिन जियान को 24 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए थे, पर फिर भी वो किसी तरह से यांग को मना लेता है कि हमें इसे हायर करना है। इसके बाद अब एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जहाँ पर यांग और जियान उस लड़के से बात कर रहे थे। वो लड़का वहाँ सामने आता है, उसका नाम जिन है और अब जियान उससे कहता है कि हमें टोटल 50 कैरेक्टर डिजाइन करवाने हैं लेकिन ध्यान रखना कि वो कैरेक्टर 24 ना हो। ये सुनकर जियान कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे हायर क्यों किया जबकि मैं तो सिर्फ 24 कैरेक्टर्स ही बनाता हूँ। तो इस पर जियान कहता है कि हमने तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल देखा, इसी वजह से हमने तुम्हें चुना है। अब यहाँ पर जियान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे 50 कैरेक्टर डिजाइन कर दूंगा लेकिन उसके लिए तुम्हें हर एक कैरेक्टर पर 2000 युआन चाहिए। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही उस पर गुस्सा करने लगता है लेकिन जियान कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत ही कम मांगे हैं मेरे हिसाब से, तुम्हें 3500 युआन मांगने चाहिए एक कैरेक्टर के लिए। ये सुनकर वहाँ रिची तुरंत ही सामने आता है और कहता है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, खुद के हिसाब से भाव बढ़ाना ये रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद जियान कहता है कि चलो ठीक है और फिर वो जियान से कहने लगता है कि हम तुम्हें 2000 पर कैरेक्टर देंगे लेकिन तुम महंगी वाली थीम यूज कर पाओ और साथ ही टाइम पर काम कर पाओ, इसके लिए हम तुम्हें पर कैरेक्टर 1500 युआन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इस पर जियान हाँ कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश था और अब रिची भी कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उन्हें ये प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म करना है। यहाँ पर जियान उसे 2 हफ्ते का टाइम देता है और उसके बाद ये मीटिंग एंड होती है। मीटिंग के बाद अभी यांग जियान से कह रहा था कि जिन का एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा खड़ूस लड़का है, पर इस पर जियान कहता है कि ऐसा नहीं है, शायद वो इंट्रोवर्ट होगा। वैसे इसके बाद अब जियान सोच रहा था कि अभी उसे बाकी भी चीजें मैनेज करनी है, जैसे कि उसने एक गेम क्रिएट कर लिया है, कैरेक्टर्स भी क्रिएट कर लिए हैं लेकिन उसे अभी प्राइस और थीम भी खुद सर्च करनी होंगी। तो इस प्राइस के तौर पर जियान 10 युआन रखता है जो कि देखा जाए तो वैसे तो कम है लेकिन ये जो बेस्ट गेम है उससे दुगने हैं क्योंकि जो बेस्ट गेम है वो सिर्फ 5 युआन में मिलते हैं क्योंकि उनका अर्निंग सिस्टम गेम के अंदर डेवलप है। जब वो लोग गेम के अंदर परचेज करते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं लेकिन यहाँ जियान ने शुरुआत में ही गेम 10 युआन का कर दिया था और इसके बाद अब वो जो गेम के अंदर परचेसिंग चीज होती है वहाँ पर जियान कुछ कार्ड्स लगाता है जो सेम टू सेम पिछले पॉपुलर वाले गेम की तरह कॉपी थे और यहाँ पर वो एक मेंबरशिप क्रिएट करता है जिसके थ्रू अगर कोई इतने पैसे देता है जितने वो चुन रहा है तो उसे लाइफ टाइम स्पिनिंग व्हील मिलेगा जिसके थ्रू वो किसी भी रेयर कार्ड को खरीद सकता है। और वैसे भी लोगों को ये चीज पसंद आती है कि वो धीरे धीरे स्ट्रगल कर आगे बढ़े लेकिन जियान ने ही एक ही बार में ऐसी मेंबरशिप दे दी थी जिससे कोई कितनी भी बार स्पिन कर सकता है, जिस वजह से गेम और ज्यादा बोरिंग हो सकता है। और अब यहाँ पर उसे थीम चुननी थी जिसके लिए वो बाकी फ्लॉप गेम को देखता है जिन्होंने उस पॉपुलर गेम को कॉपी करने की कोशिश की थी। उसे एक ऐसा फील्ड गेम भी मिल जाता है, वो तुरंत ही उसकी थीम देखता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही थी, इस वजह से उसने उसे तुरंत ही परचेज कर लिया था। अब जियान सोच रहा था कि लगभग सारा काम हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ जियान अपने टीम से मिलता है और उससे बताता है कि उन्हें किस तरह के कैरेक्टर डिजाइन करने हैं लेकिन उसकी टीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि जियान ने जो कैरेक्टर्स की सारी स्टोरी उन्हें बताई थी वो बहुत ही ज्यादा बेकार टाइप की है। उन्हें कहीं नहीं लग रहा था कि ये कोई रियल प्रोजेक्ट है बल्कि जियान सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा है। इस वजह से वो मना करते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इससे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। पर जियान बताता है कि उन्हें क्लाइंट ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, इस वजह से अब वो इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जियान जो कि अभी सो रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी, तभी यांग उसे जगाता है और कहता है कि मेरे दिमाग में एक मस्त डिजाइन आया है, क्या तुम सुनना चाहते हो? जिस पर जियान कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उसे भी गेम के अंदर डाल दो। ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो तुरंत ही गेम में वो डिजाइन डाल देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लगभग सारा काम हो चुका था और आज ही वो लॉन्चिंग डेट थी। यांग जियान से कह रहा था कि मैंने गेम चेक कर लिया है, उसके अंदर कोई भी बग नहीं है, इस गेम को तुरंत ही लॉन्च कर देना चाहिए। जियान को याद आता है कि आज वही लॉन्चिंग डेट है, इस वजह से वो तुरंत ही कहता है कि ठीक है तो हम इसे लॉन्च करते हैं लेकिन हम इसे ऑर्डिनरी कार्ड गेम की लिस्ट में डालेंगे। ये सुनकर पहले तो यांग थोड़ा हैरान था लेकिन फिर उसे बताता है कि जियान
जरूर कुछ समझदारी वाला डिजाइन लेकर ऐसा कह रहा है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहता। अब गेम को लॉन्च किया जाता है और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके आगे के पार्ट्स को जल्दी लाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा।